बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट बन्नू में दहशत गर्दों का हमला, जिसमें बहुत सारे अहलकार शहीद भी हुए हैं। ये तमाम जो दहशत गर्द थे ये भी मारे गए, जहन्नुम वासिल हुए। लेकिन जो दहशत गर्दी का अफरीत है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है, और ये फैलता चला जा रहा है। ये ऐसा अफरीत है जिसका एहसास और तदारुक शायद हम जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको शायद इसका एहसास नहीं हो रहा। इसका क्या होगा? बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो भी समझ से बालातर है, वहाँ पे भी एक अनरेस्ट है। इसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, लेकिन ताहाल इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं। जो करने के काम हैं हुकूमत के वो दहशतगर्दी के हवाले से अहम फैसले और तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना है, लेकिन ताहाल इसके ऊपर अपडेट नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का जो मामला है वो भी मुतनाज़ा हो चुका है, और आपने देखा कि कल से अब तक हुकूमती हलकों के अंदर भी अब एक इस्तराब है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक अहम इत्तेहादी है वो भी एक बड़ी दीवार बन के इस फैसले के सामने खड़ी हुई है। मुख्तलिफ लोगों के बयानात चल रहे थे, सुन रहे थे हम, जिसमें कि वो कह रहे, और ख़ास करके शरीर रहमान साहिबा ने एक बयान में बहुत बैयन लफ्ज़ों में ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत नहीं हुई है, और जाहिर है कि इसके ऊपर इजहार नाराज़ी भी उन्होंने किया। खुर्शीद शाह साहब का भी इसी तरह का स्टांस सामने आया है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझा? ये एक अहम सवाल है। इसी दौरान इसहाक डार साहब का आज स्टेटमेंट जो है वो टेलीविज़न की जीनत है, जिसमें कि लगता ऐसे है कि हुकूमत अपने इस फैसले से एक कदम पीछे हट रही है। क्या कह रहे हैं इसहाक डार साहब, ज़रा आपको सुनवाई देते हैं। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। दूसरा फैसला एडहॉक जजेस के हवाले से है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो जारी है, और 4 जज साहिबान से एडहॉक जजेस के तौर पर जो है वो पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि रिटायर्ड जजेस की जो खिदमात है वो मुस्तार ली जाए, क्योंकि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। इसको भी एक मुतनाज़ा बना दिया गया। मुशीर आलम साहब जो हैं वो पीछे, उन्होंने भी माजरत कर ली है, लेकिन जो बाकी 3 जजेस हैं 2 ने एक्सेप्ट किया है, और मकबूल बाक़िर साहब की तरफ से ताहाल कोई जवाब नहीं आया है। क्या इसको कहा जा रहा है कि एक ख़ास तनाजुर में होगा? क्या मखसूस नशिस्तों के हवाले से एडहॉक जजेस का मामला है, या जो 54,000 केसेस इस वक्त हो चुके हैं उस सिलसिले में इसको इस फैसले को किया जा रहा है? ये अब देखना है, और इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या किस तनाजुर में इस फैसले की ज़रूरत थी, ये ज़रूरत थी भी या नहीं थी। इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि वो देख रहे हैं, हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये भी एक अहम मामला होगा मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप आए हैं। हमारे साथ जनाब अहमद अवैस साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून भी हैं। और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ थोड़ी देर के लिए कमर ज़मान कायरा साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आया है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन एक कंक्रीट किस्म का जो स्टैंड है या जो पोजीशन है वो सामने नहीं आई। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात PTI के ऊपर एक बतौर सियासी जमात पाबंदी पर कहाँ खड़ी है? आपकी पोजीशन क्या है इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आने के लिए ज़रूरी है कि क़यादत के साथ गुफ्तगू हो या कोई पार्टी मीटिंग करके इस पर अपना मौक़िफ़ दे, तभी आ सकता है ना। बाकी तो आपको आज़ादी राय दी जा सकती है, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पार्टी के जो तर्जुमान हैं, हमारी पार्टी के तर्जुमान बरी साहिबा है, शरीर रहमान साहब है, आप उनसे अगर पूछेंगी, शादिया से पूछ लेंगी, तो वो आपको बता सकेगी। मैं तो आपको या मेरे साथी जो हैं वो तो हम ज़ाती राय दे सकते हैं।
मगर वो तो ज़ाहिर है कि अभी तक राब्ता नहीं है, मुख्तलिफ लोग बात नहीं कर रहे। मैंने खुर्शीद शाह साहब का सुना, उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि बतौर सियासी जमात किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और शाजिया मरी साहिबा ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने इजहार नाराज़ी भी किया है। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी खुश नहीं है इस फैसले से। जहाँ तक ताल्लुक हमारे पार्लिमानी पार्टी का ताल्लुक है, वो दोनों की पार्लिमानी पार्टी में है, मुशावरती अमल में तो वही होंगे या पार्टी की आदत होगी। मैं तो उस प्रोसेस में हूँ नहीं असल में, इसलिए मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करता। उन्होंने जो बात की है यकीनन उन्होंने अपनी जो जाती राय है या पार्टी की राय है वो दी होगी। मेरी नज़र में जो इस वक्त आसमा जो करने वाली बात है वो ये है कि कंटेंट जो इल्ज़ाम का है उस पे तो बिल्कुल जान होगी, क्योंकि उसको तो अदालत खुद बुनियादी तौर पे एक आइन शिकनी कह चुकी है। अदालत ने अपहोल्ड किया हुआ है कि आइन तोड़ा गया है, एब्रोगेट किया गया है ये फैसला है। लेकिन क्या इससे बनने वाला ये मुकदमा कोई दुरुस्त काम होगा या कोई बेहतरी आ सकेगी? तो आप जमातों को मुकदमात के जरिए रोक नहीं सकते। मुकदमात माजी में जमातों पे बनाए गए, अदालत इस फैसले को क्या करेगी बात का एक इशू है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है। और अगर अदालत इसको करती भी है तो हमारे मुल्क के अंदर जमातों पे पाबंदियां लगी, नई जमातें बन गई, लोग उन जमातों में चले गए। तो ये असल हाल तो यही होता है कि आप उस फिक्र को जिसकी जमात, वो जमात जिसके खिलाफ आप जायज कार्रवाई कर रहे हो भले, लेकिन जो भी जमात है उसका जो फिक्र है उसको आप फिक्री तौर पे, तंजीमी तौर पे, अवाम के अंदर उसके तासर के तौर पे पहले हैंडल करें। आप अपनी परफॉर्मेंस से, आप अपनी फिक्र से उसका जवाब दें। ये अलग बात, इस वक्त पीटीआई का जो तस्वर है वो एक फाशिस्ट पार्टी का है, लेकिन फाशिस्ट पार्टी को भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए नहीं, पॉलिटिकल मेजर्स के जरिए कंट्रोल कीजिए। भले उसमें ज्यादा वक्त लगे, भले उसमें फिलहाल आपको कामयाबी ना होती नजर आए, लेकिन इसके बावजूद आपको अपना वो रास्ता जो प्योर डेमोक्रेसी का है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए और उसको पॉलिटिकली जवाब देना चाहिए। लेकिन कायद साहब देखिए, अब पीछे जब हम माजी में देखते हैं, खुद मेरे इंटरव्यू में जरदाई साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले सियासी जमात तो बने, फिर इसी तरह से बिलावल साहब ने 9 मई के बाद कहा कि पाबंदी लग सकती है अगर कोई दहशत गर्दी करेगा, और इस तरह उनका एक बड़ा मुफस्सल सा बयान था इसके हवाले से। क्या इस वक्त जो पब्लिक प्रेशर है उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इस फैसले में नहीं खड़ी है, या आप जेन्युइनली समझते हैं, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि फैशिस्ट पार्टी भी है और उसके अंदर सारे अनासिर भी मौजूद है, लेकिन पाबंदी भी नहीं लगनी चाहिए, फिर हल क्या है इसका? क्या आप अवामी प्रेशर पे पीछे हट रहे हैं, या एक सोशल मीडिया का दबाव है कि आप पीछे हट रहे हैं उस बयानिए के साथ जिस पे आप पहले खड़े थे एक सियासी जमात के तसव्वुर के हवाले से? ये आप कैसे अज्यूम कर सकती है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो पहले कहा मुझे तो पार्टी की राय का पता ही नहीं है। पार्टी तो बैठेगी, देखिए ना पार्टी की राय कैसे आती है। पार्टी की राय होती है कि पार्टी की आदत जो है वो अपने कोर कमेटी को बुला ले या सीसी को बुला ले, उनके साथ बैठ के बात करे और वहां से एक पार्टी पॉलिसी आती है, या इंटरम टाइम में पार्टी लीडरशिप जो है वो पॉलिसी देती है। तो मैंने कहा कि वो शाजिया मरी साहबा दे सकती है, और मैं इस पोजीशन में हूँ नहीं। जहां तक तलक है कि हम पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझते हैं कि पीटीआई एक गैर सियासी रवैये के साथ चल रही है। उनका हुकूमत के अंदर भी रवैया फाशिस्ट था, उनका आज भी रवैया फाशिस्ट है। पॉपुलिस्ट होना और बात है, अवाम के अंदर पजीराई होना एक और चीज है। लेकिन ये बात बहरहाल समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि इसका इलाज पॉलिटिकली करने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी ने जुर्म किया है तो जुर्म की सजाएं पाता है वो, लेकिन असल में उसका इलाज वही है कि लोगों के जहनों में उसके बारे में जो तासुर उभरा है, आपके पास सच्चाई है तो आप अपनी सच्चाई बयान करें। उसमें ये मुश्किल औकात होते हैं, सच हमेशा नहीं जीता करता। लेकिन कायरा साहब, बिल्कुल ये आपकी पोजीशन जो है इसके हवाले से भी और आर्टिकल 6 के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई। अब ये रेफरेंस है तो ये प्रेसिडेंट साहब ये रेफरेंस भेजेंगे जरदाई साहब। क्या आपको लगता है कि जरदाई साहब ये रेफरेंस भेज सकते हैं, या वो भी रिलक्टेंट होंगे? और ये आप तस्लीम कीजिए कि इस वक्त
جو ایک سوشل میڈیا کا پریشر ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے فیصلے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ججز ہوں، وہ صحافی ہوں، دباؤ کے تحت وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا اوپینین بدل رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گی اور یہ جو ریفرنس ہے یہ ریفرنس بھیجا جائے گا صدر صاحب کی طرف سے؟ شاید یہ اسما یہ بات درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہمارے اعصاب پہ سوار ہے سوشل میڈیا، حالانکہ اس میں بے شمار جہان کا بکواس بھرا ہوا ہے، جہان کی اپنے لوگوں کی خواہشیں بھری ہوئی ہیں. آپ کے میرے بہت سارے ساتھی جو ایون اپنے پروگرام کرتے ہیں اس پہ، وہ بھی اپنی ذاتی آراء کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی انالیسس میں کچھ نہیں ہے، حقائق کے منافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کو آگے لوگوں کی رائے بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل سوشل میڈیا کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اگر بات درست ہے وہ سوشل میڈیا سے آئے، فارمل میڈیا سے آئے، کسی سے نہ آئے، آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور تحمل سے، تدبر سے، حوصلے سے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں یہ جو پاپولسٹ نظریہ ہے یہ بڑا پروان چڑھا ہوا ہے اور لوگ ہیجان کی کیفیت میں ہیں. لہذا اس کے اندر بھی ہمیں اپنا رستہ بڑے تدبر والا، بڑے تحمل والا، حوصلے والا رکھنا چاہیے. اور مشکل ترین حالات میں بھی آپ اپنا رستہ تبدیل نہیں کرتے، نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو ریفرنس کے بارے میں، ریفرنس اگر آرٹیکل 6 پہ صدر صاحب کو بھیجنا ہوتا ہے، کہہ سکتا ہے یہ صدر صاحب کے پاس ریفرنس آ جائے گا تو وہ بتائیں گے، یا وہ اپنی جماعت سے رائے لینا چاہیں گے تو لے لیں گے. تو خیر صاحب ویسے آپ کو پولیٹیکل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے، جس طرح کی اس وقت انتظامیہ یا مقتدرہ کی عدلیہ کے ساتھ محاذرہ، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ وہ بات کہہ رہی ہیں، میں کہنے سے اعتراض کرتا ہوں، میں ذرا اور لفظوں میں کہتا ہوں، کہتا رہی ہوں. جی بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، مگر مصطفیٰ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پہ پابندی اور ایڈ ہاک ججز کا معاملہ، ایسے نہیں لگتا کہ ہم ایک ایسے بحران میں داخل ہو گئے ہیں جس کا کوئی سرا نہیں مل رہا؟ جی شکریہ اسما بہن. سیاسی انتشار تو بلا شبہ اس ملک پر بڑے عرصے سے چھایا ہوا ہے. پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس سیاسی انتشار سے باہر نہیں نکل پا رہا، اور اس انتشار کی ساری قیمت جو ہے وہ عام عوام ادا کر رہی ہے. کل کے دن بجلی جو ہے وہ 7 روپے فی یونٹ پھر بڑھا دی گئی، پیٹرول ڈیزل بھی مہنگا ہوا، لوگ گھر کا کچن اپنا نہیں چلا پا رہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اپنے بلز نہیں دے پا رہے، اور سیاستدان ہیں کہ وہ راستہ نہیں نکال پا رہے. پروگرام کی جہاں سے آپ نے شروعات کی، آپ نے ذکر کیا کہ دہشت گردی نے اس وقت کس طرح دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے. اسی سیاسی انتشار کی وجہ سے کوئی فوج بغیر عوامی تائید اور حمایت کے، دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، وہ آپریشن نہیں کر سکتی. آج ہمارے ملک میں عوامی کنسنسس، پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے اوپر ہمیں فی الفور کنسنسس کی ضرورت ہے، ہمیں فی الفور اس ملک کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہم وہ نہیں ڈیولپ کر پا رہے. تو کیا قیمت ہم نہیں ادا کر رہے. اب اگر اس ساری صورتحال سے باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر فریق کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور ایسے میں تحریک انصاف پہ پابندی کا بھی فیصلہ آ گیا. یہ تو ایسا پاگل پن ہے، ایسی بوکھلاہٹ ہے کہ آپ ایک جماعت کا سیاسی مقابلہ کر نہیں پا رہے. اگر آپ میں اتنی طاقت، سیاسی آپ کے بیانیے میں طاقت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس جماعت کو اٹھا کر بین کر دیں. وہ تقریباً ایک بین کا شکار تھی جماعت. 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے، ہم نے ان الیکشنز میں کیا دیکھا؟ ہم نے یہی دیکھا کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ جو تھا وہ کیمپین نہیں کر سکا، کوئی کارنر میٹنگز نہیں، کوئی جلسہ نہیں، ان سے ان کا انتخابی نشان لے لیا. ان کی جو پارٹی کے سربراہ تھے وہ جیل میں تھے، تقریباً بین ہی تھے. اس کے باوجود پاکستان کے لوگ انہیں پاکستان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بنایا ہے. تو آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کا سلسلہ بند کریں. ہم اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی سیاست سے، لیکن اگر عوام ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اگر ہم یہ بنیادی اصول ہی وائلیٹ کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں تو اناکی ہونی ہے، اور اناکی اس ملک میں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ پھنس چکی ہے. یہ محسن صاحب آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ حکومت ہے، پھر میں احمد اویس صاحب کے پاس آتی ہوں.
क्यों इतने बौखलाहट पे ये फैसले किए गए हैं कि अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे इस वक्त आपकी हुकूमत खड़ी है, उनसे भी मुशावरत नहीं की गई है और फिर अवामी प्रेशर कि आपको पीछे हटना पड़ रहा है, तो इससे क्या लिया जाए कि आपकी हुकूमत का कोई वजूद जो है वो मौजूद नहीं है इस वक्त? आसमा, एक तो मैं पहले आपको बताता चलूं, देखें जी अहमद अवैस साहब, मैं आपके पास आती हूँ जी राजा साहब, ये आपको बताता चलूं। देखें, एक तो बात ये है कि कुछ आसमान नहीं गिर गया। क्या हो गया आर्टिकल 6? अगर एक पार्टी जिसने, मेरा पॉइंट ये था कि इस जमात पे आर्टिकल 6 उस वक्त आपको लगाना चाहिए था जिस दिन इस जमात ने जिस अदम एतमाद को असद कैसर ने, कासिम सूरी ने, फवाद चौधरी ने और इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर, जिन्होंने एक जायज आईनी अमल को इन्होंने डिसरप्ट करके, आइन को मुअत्तल करके इन्होंने असेंबली तोड़ दी, उस दिन आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। अब तो मेरे ख्याल से, मेरी अपनी जाती राय, मैं भी कानूनी मामलात को पार्टी के देखता रहा हूं, मेरा तो ये ख्याल था उस वक्त लगाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आई, बाद में याद आने वाला मौका क्या होता है, लगाना चाहिए था। सही बात। आर्टिकल 6 तो ये डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, टाइमिंग सिर्फ खराब है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग का जब फैसला आया था इलेक्शन कमीशन से, उसी वक्त उस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए था। ये मैं उस वक्त भी कहता था कि दिस इज द टाइम, जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला अनाउंस कर दिया, व्हाई टू डिले दिस। लेकिन अगर डिले हो गया, डिले डजंट मीन कि आपका जो लीगल या एक कानूनी चीज होती है वो खत्म हो जाती है, वो एग्जिस्ट करती। यहाँ पे डिले टाइम बार नहीं है, देयर इज नो टाइम बार कि आप उसके ऊपर डिले। लेकिन मुझे नहीं पता अभी लीगल टीम जो है वो क्या उन्होंने ग्राउंड्स लेने और किस तरह, मगर अब आप देखें ना, डार साहब तो पीछे हट गए ना, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम तजवीज है, जबकि जो तारड़ साहब ने अनाउंस किया उन्होंने कहा फैसला है। तो ये फैसले कहाँ होते हैं? आपको दबाव में करने पड़ते हैं, जल्दबाजी में करने पड़ते हैं, ऐसे फैसले क्यों होते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब फैसले की जरूरत होती है उस वक्त फैसले होते नहीं है, और जब फैसले मैं समझता हूँ डिले हुए होते तब फैसले कर रहे हैं। ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब ये एक तजवीज है, ठीक है, इस पे लीगल टीम बैठेगी और वो अपना मशवरा करेगी, बट मैं हैविंग सेड दैट, ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये डोंट डिजर्व इट, ये डिजर्व करते हैं। और ठीक है, ये जिस तरीके से एक पार्टी पैदा होके आ गई, मुल्क के कंधों पे सवार हो गई, और जिस तरीके से एक ये सारा सिस्टम बना, 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, कहां से इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट, जनरल फैज, जनरल पाशा लगे, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया लगाया गया, ARY को कंटोनमेंट्स के बीच में भी दिखाया गया, आज उसका रिजल्ट बोल टीवी को दिखाया गया, आज रिजल्ट पूरी कौम भुगत रही है, वो भी लाने वाले भी भुगत रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये तो हो गया, लेकिन जब ये गलत थे और इनकी जब ये गलती हो रही थी उस वक्त अगर इसको पकड़ लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता, तो नहीं पकड़े गए ना, वो भी एक बाय डिजाइन था। बाद में जो हुआ आपकी, मैं तो ये कह रहा हूँ आसमा, उस वक्त बाजवा साहब का एहतराम और शर्म में बातें हो रही थी। मैं तो कहता था कि बेरहम हो जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है किसी किस्म के रहम की। अगर किसी ने आइन और कानून को मुअत्तल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, फिर उसके बाद फिर आपकी पार्टी के ऊपर नवाजिशें भी हुई है ना। फिर अब जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम तो कहीं नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब तो जेल में डाले हुए आपने, तो जाहिर है इसका तो एक फीडबैक तो होगा। इमरान खान साहब को जेल में डालना एक बकायदा लीगल प्रोसेस जो होता है, वो चीजें एग्जिस्ट करती रहती हैं, वो नहीं उड़ती हैं। मैं भी वकील हूँ, अहमद अवैस साहब भी हैं, मुस्तफा भी हैं शायद, लेकिन ये है कि हम सारे, लेकिन ये बात यह है कि जो चीज पक्की होती है वो रहती है। इसकी बेसिस उस वक्त मौजूद थी, बहुत स्ट्रांग बेसिस थी उस वक्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अदम जो असेंबली तोड़ी गई है वो गैर आईनी जी हाँ, दैट वाज द टाइम टू मेक अ मूव। अब अगर तारड़ साहब फरमाया है, ठीक है, जाहिर है आजम साहब, तारड़ साहब ये चीजों को देख रहे हैं, हम तो अभी सीन से उस तरह से नहीं है, हम चीजों को करीबी से नहीं देख रहे, तो कानूनी हिकमत अमली तो वही बताएंगे कि अब किन ग्राउंड्स पे वो लेके जाएंगे। बट ये मैं जरूर कहूंगा, तारड़ साहब की राय से मैं एग्री करूंगा कि आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और बैन भी होनी चाहिए। अच्छा अहमद अवैस साहब, अब जाहिर है कि एक मौक़िफ़ सामने आ गया है, आपकी जमात के ऊपर संगीन इल्ज़ामात है, फॉरेन फंडिंग खास करके कहा जा रहा है कि इसमें तो बड़ी पोटेंशियल है इस केस के अंदर।
ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ٹائمنگ غلط ہے لیکن معاملات بالکل درست ہیں جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنا پورا پریشر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. پبلک پریشر تو ہے ہی ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا پریشر بھی ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی جماعت کے طور پر آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کر رہی؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات یہ ہے کہ آپ ایک انگلش کا محاورہ ہے اسٹچ ان ٹائم, یہ سب سے زیادہ جو ہے نا پالیٹکس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جو وقت آپ نے وقت کے اوپر کوئی اسٹیپ نہیں لیا تو یو آر ٹائم آؤٹ, اینڈ ونس یو آر ٹائم آؤٹ یو آر اینٹرنگ ان ٹو کرائسس. اگر اس وقت اس کو ڈیلیڈ ایکشن لیں گے تو ڈیلیڈ ایکشن از نو ایکشن, اٹ ول بی کریٹنگ فرسٹریشن اور وہ پریسیپیٹیٹ کرے گا سچویشن کو, خراب ہو جائیں گے. اب یہاں پر صورتحال آپ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کو وہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا, سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا ان کا, تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے اس سے زیادہ جو کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ تھا 90 ڈیز کے الیکشن کا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی ڈیلے کرنے کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکا اس کا. وہ تو آؤٹ رائٹلی ایک کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے, اس کو توڑا گیا. پھر تو یہ بات کہاں سے کہاں تک نکلتی ہے. اور اگر یہ مینڈیٹ جس طرح ابھی کھوکر صاحب نے بھی یہ بات کی اور ابھی راجہ صاحب نے بھی اچھی یہ بات کی کہ اگر یہ بات آپ کہہ لیجئے کہ بھئی یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, کورٹ کا فیصلہ آیا, کیوں نہیں آپ نے اسی وقت اس کے خلاف کارروائی کی؟ آپ نے کیوں یہ لیٹیٹیوڈ دیا؟ آپ دوسرے کیسز میں الجھا رہے ہیں, ان کو جیل ٹرائل کر رہے ہیں. جیل ٹرائل کے اندر جو ہے وہ جج جو ہے رات کے 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہے, اور وہ کسی ہائی کورٹ کے جس کے ڈسپلن کے اندر وہ جج ہے, وہ وہاں سے کوئی آرڈر نہیں ہے. کون اس کو آرڈر دے رہا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے اعتماد سے لے کے نومبر تک کا جو پیریڈ تھا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں وہ جنرل باجوہ کے پاس تھا. جنرل عاصم جو ہے اس کے بعد آئے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کو روکا بھی کیا ہوگا اور انڈر انفلوئنس بھی ہوں گے کہ ہم نے نہیں فیصلے کرنے اس طرح کے؟ تو کیا جنرل باجوہ سے بھی جواب پوچھنا چاہیے؟ اگر دیکھیے نا بات تو یہ ہے, میری بات سنیے نا, سوال یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی جب ایک حکومت کر رہی ہے تو حکومت کو تو آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے بھی کرنے ہیں نا, بڑے فیصلے تو. اگر یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی کا اوپر جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب سارے محاذ سے آپ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے, اور پارٹی جو ہے وہ آپ سے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بہت آگے نکل گئی ہے, تو اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. جس نے آپ نے سزائیں دی تھی, سزائیں بھی ساری جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی, اور آپ کے پاس اب یہ 7 سال پہلے کے 9 مئی کے واقعے کے اوپر کس کو گرفتار کر رہے ہیں, کسی پہ گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. تو اس طرح سے نظام حکومت کا نہیں چلتا ہے کبھی بھی. اب آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, وہ کہاں اجرا ہے؟ آپ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, فورن فنڈنگ کا کیس جو تھا وہ ہائی کورٹ میں تو وہ سیٹسفائیڈ کر کے ریمانڈ کر دیا تھا. اب تو وہ ایشو اس وقت پینڈنگ تھا ہی نہیں. اگر تو اس وقت یہ فورن فنڈنگ کا کیس اگر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پینڈنگ ہے اس وقت, تو وہ تو نون لیگ کا کیس پینڈنگ ہے. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے, اور اگر دوسری بات ابھی کارا صاحب کہہ رہے تھے کہ فاشسٹ پارٹی, بھائی یہ 2 سال سے یہ جب سے الیکشن یہ حکومت عمران خان کی گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی, اس وقت سے لے کے اب تک کون فاشسٹ انداز کے اندر اس ملک کو چلا رہا ہے؟ یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار میں اس وقت پی ایم ایل این ہے؟ سر آپ یہ تو مانے کہ پریشر اتنا زیادہ ہے. اقتدار میں نہیں ہے نا, یہ نہیں ہے سر, نہیں ہے نا, مگر یہ اقتدار میں نہیں ہے, مگر پی ٹی آئی اقتدار میں ہے. پی ٹی آئی اقتدار کا مطلب اگر سر احمد اویس صاحب, چونکہ آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں لٹریچر کے بھی اور تاریخ کے بھی, مجھے یہ سوال آپ سے کرنا ہے کہ اس وقت اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف پاور میں ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپریٹ کر رہی ہے. سر یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت تو بتائیے نا, جی تو نہیں ہے نا, حکومت نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے 2 چیزوں کو رد کر دیا. نمبر 1, اتنی تعداد میں 3 کروڑ ووٹ ڈال کے 9 مئی کے واقعے کے بعد 9 مئی کو دفن کر دیا گیا کہ یہ آرکیسٹریٹڈ پلان تھا. لوگوں کی اوپینین ہے یہ. نمبر 2, جب ان کو الیکشن ہوا,
जब इलेक्शन में ये वोट आए तो जब आपने रिगिंग के प्रोसेस है ये हुकूमत बना के जब बैठ गए बीच में आ गए, लोगों ने रद्द कर दिया कि ये हुकूमत नहीं है इनकी जायज। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत सारे नहीं है पब्लिक ओपिनियन जाहिर है कि नहीं है फेवर में, लेकिन मुस्तफा क्या हम भूल जाए कि 9 मई के, अगर 9 मई को भूल के आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने बहुत सारी और चीजें और आपने प्रेशर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त जो फैशिज्म की बात हो रही है ज़्यादा सख्त जुमला हो जाएगा, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया का, तो मुझे बताएं कि हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पा रही है, लोगों के ऊपर दबाव है, आप जैसे लोगों पे, अवाम का भी और सोशल मीडिया का भी, तो फिर इस सूरत हाल को आप क्या कहेंगे, क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? असमा बहन, जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, अगर ये जमातें बाकी जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, अगर वो लोगों की इमेजिनेशन से निकल चुकी हैं, तो इसमें फिर बाकी किसी जमात का क्या कसूर है? आप मुझे ये बताइए कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से हो रहा है, उसके सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? उसके सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग एक मखसूस एज ब्रैकेट के लोग हैं। बिल्कुल, इन जमातों की अगर उसमें पजीराई नहीं है तो इसमें फिर एक और जमात का क्या कसूर है? अगर इनके पास कोई ऐसा सियासी बयानिया नहीं है, तो इसका मतलब ये कि 9 मई को भूल जाया जाए, 9 मई का अब 9 मई पे भी आ जाए। अमेरिका के अंदर हुआ कैपिटल हिल के ऊपर, उन्होंने एक बंदा ट्राई किया, सबको सजाएं हुई। यहां पर आप 1.5 साल बाद पर्चे दे रहे हैं 9 मई के। अभी ये दिया ना, आज से 4 दिन पहले इस्लामाबाद में ही दिया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल। तो ये फिर क्या हो रहा है? जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके ऊपर 9 मई खत्म हो जाती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उनके ऊपर 9 मई कायम रहती है। और फिर हमें मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मेरे हल्के के अंदर DHAs मौजूद थे। 8 मई का 9 मई का जो बयानिया था, DHA में लोगों ने कबूल नहीं किया। जब आप अपने लोगों में उसको कबूल नहीं करा सके, हर पोलिंग स्टेशन से वहां से तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह बरतरी के साथ जीती है, तो हम अब स्टूडियो में बैठ के 9 मई करें, तो ये इसके अंदर बहुत बड़े लूप होल्स हैं। हम तो ये कहते आए कि सियासत के अंदर वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। उसी असूल के ऊपर उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो आपके ख्याल में क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए जस्टिस सत्ताब बंदयाल थे चीफ जस्टिस, और वो कहा जाता है कि जी वो चूंकि उनके ज्यादा PTI के साथ उनको क्लेम किया उस वक्त की हुकूमत ने कि वो उनके साथ है। इसी तरह से जनरल बाजवा थे, कार्रवाई ना करना तो जस्टिस बंदयाल पे आई थिंक थोड़ा सा वो उसको जरा ज्यादा स्ट्रेच करना हो जाएगा जी। लेकिन मिलिट्री पुलिस तो आपके पास थी, मगर इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है, पर्चे पुलिस ने काटने हैं, इन्वेस्टिगेशंस आप कर नहीं सके, पर्चों के अंदर से आप लोगों को निकालते रहे, डालते रहे, तो ये किसने किया? तो किसका काम था? उस वक्त जनरल बाजवा भी थे ना, वो तो नवंबर में गए हैं, तो 9 मई तो आसिम मुनीर उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब ये जो PDM गवर्नमेंट के दौर में भी कहा है ना अहमद अवैस साहब ने कि और रांझा साहब ने कि उस वक्त किया जाना चाहिए था आर्टिकल 6 भी और बाकी चीजें भी। अस्मा बहन, इस मुल्क के अंदर गद्दारी और कुफर के हम कितने फतवे बांटेंगे? अगर आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाइयां करें तो मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में कोई एक भी शख्स बचेगा जो हिल्म ऑफ अफेयर्स में कभी रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। 2018 का इलेक्शन किस तरह हुआ, उससे पहले जो वाकयात होते रहे, मेमो गेट स्कैंडल कैसे हुआ, कोई एक किसी दौर के अंदर कोई बंदा बच पाएगा? ये गद्दारी और कुफर के फतवे, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक हम इस मुल्क में बांटते चले जाते हैं। हमने अगर मामलात को एक तरफ हम कहते हैं जी कि क्राइसिस बड़ा हल निकालना है, दूसरी तरफ कहते हैं आर्टिकल 6 भी लगाएंगे, हल निकलेगा? इस वक्त आपके हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। कल बन्नू के अंदर जो अटैक हुआ है, और ये रोजमर्रा की बुनियाद पे हो रहा है, साथ ही DA खान में हो गया, ये रोजमर्रा की बुनियाद पे हो रहा है, हम पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं डेवलप कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने, अगर जिस तरह मैं पहले आपको कहा कि हर फरीक को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, नहीं हर फरीक को एक तो कदम आपको लगता है PTI हटेगी? वो कहेगी दहशतगर्दी के ऊपर भी उनका अपना स्टांस है, वो कहते हैं नहीं ऑपरेशन होने देना। बहन, PTI को भी हटना पड़ेगा। उनका एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो और किसी को स्टेक होल्डर ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि सिर्फ हम ही स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, बाकी सियासी जमातें एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो भी इस मुल्क के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने उनसे बात नहीं करनी। हर फरीक को पीछे हटना पड़ेगा। हम और अगर वो नहीं हटते पीछे, जैसे तो आज जो आपके सामने कह रहे थे कि मुझे भी लगता है हुकूमत कह रही है कि फैशिस्ट है, हुकूमत कह रही है कि गद्दारी का मुकदमा कायम करना है, हुकूमत कह रही है पार्टी बैन करनी है, वो आगे से फिर उन्होंने भी यही जवाब देने। आप एक तरफ कह दें कि जी हुकूमत का काम होता है कि वो माहौल और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे, लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे हो, ऑपोजिशन लीडर भाग रहा हो, जमानतें करा रहा हो। आपके एक लीडर जो है वो
आर्मी चीफ पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो आपके इदारों के सरबराहान को टारगेट कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आपको क्या कौन बात करेगा? ये तो इस वक्त तो पीटीआई ही है जो बात कर सकती है ना। नहीं, मैं अस्मा बहन यही तो कह रहा हूं कि तमाम फरीकाइन को डायलॉग के जरिए इस मामले का हल निकालना पड़ेगा। क्या हुकूमत ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है बात करने की? क्या करे हुकूमत? हुकूमत कह रही है हम तुम्हारी पार्टी बैन कर रहे हैं। हुकूमत उनको उनकी सीटें नहीं दे रही थी, माले गनीमत समझ के हमला कर बैठी और वो सीटें खुद ले ली। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस की। हुकूमत को इख्तियार उनका मानने के लिए तैयार नहीं, फिर तहरीक इंसाफ उनको उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो ये हालात अगर इस नहज पे पहुंच चुके तो राजा साहब, ये तो फिर अगर इस नहज पे पहुंच गए हैं जो मुस्तफा कह रहे हैं, जो कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं, तो फिर सिस्टम को डीरेल होने से कौन बचा सकता है सर? फिर तो गया। और आपने क्यों ऐसी इन्वायरमेंट नहीं पैदा की? इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की आपने बात की थी, वो कहीं भूल गए हैं। दहशतगर्दी और मईशत दो बड़े चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि हम वो सारे काम करेंगे जो कि एक आपकी मुखालिफ जमात के खिलाफ हो सकते हैं। देखिए, बात बड़ी, अगर हम जो मुस्तफा साहब ने बात की है, बात बड़ी वो उन्होंने अहम की है। उन्होंने ये कहा कि अगर तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं होगा, देखिए इस जमात का रवैया जमहूरी आपको नजर आता है? आपका है इस जमात के खिलाफ अदम एतमाद क्यों हुई थी आपको पता है आसमान? इस जमात के खिलाफ अदम एतमाद इसलिए हुई थी कि जब इन्होंने राना सनाउल्लाह को, इन लोगों को जब हेरोइन शेरवन डालना शुरू कर दी, और वहां पे जरदारी साहब की फैमिली में भी लोगों के ऊपर इस तरह के केसेस, और बिलावल के भी, और इधर उधर सारा, उसके बाद फिर ऐसे लोगों के ऊपर काम शुरू हो गया कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लोगों को क्लैरिटी नजर आ गई कि ये फाशिस्ट जमात है। अब उसके बावजूद कहा गया बैठ जाएं, इलेक्शन एक्ट आया बैठ जाएं, फैटफ आया बैठ जाएं, बात कर लेते हैं। अच्छा, वही नैब की तरमीम बाद में इन्होंने खुद की, वो उस वक्त जब तक ऑपोजिशन कह रही थी कर ले, नहीं मान रहे थे, बाद में खुद ही बिल अपने एक बंदे के थ्रू दिलवा दिया और उसको फिर आगे चला लिया। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि ये रवैया जो तहरीक इंसाफ का था, ये अदम एतमाद की बुनियाद ही ये रवैया बना कि लोगों को पता लग गया कि अगले इलेक्शन से पहले स्पेशल कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है कि नैब कोर्ट के इतने जजेस अपॉइंट किए जाए, फौरी तौर पे जजेस को रिक्रूट किया जाए, और फौरी तौर से 3 महीने के अंदर ट्रायल करके फौरी तौर पे सजाएं यकीनी बनाई जाए। सारी जो फर्स्ट ईयर है आपकी असेंबली की, जो पहली 2 लाइनें हैं वो साफ कर दी जाए। ये पूरा प्लान था तहरीक इंसाफ का, और ये फाशिस्ट रवैया था। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आया, और रिएक्शन आया, जाहिर है हुक बाय क्रुक, हर बंदे ने अपनी जान बचाना लाजम है और इसकी अल्लाह दीन भी इजाजत देता है। सबने एक, मैंने जो 22 आईन के लोग जो थे वो साथ आ गए। लेकिन एक बात मैं आज भी कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ अगर आज भी अपना रवैया जमहूरी कर ले, आरटीएस में हमारे हक पे, आरटीएस सिस्टम के जरिए हमारा डाका मारा गया था नून लीग के मैंडेट पे, सबको पता है आरटीएस केसेस। मैं आपको फ्रेम करके किसी ने दिखाऊंगा, मेरे 2 फॉर्म 45 थे, मेरे 18 में 2 फॉर्म 45 हैं। एक वो फॉर्म 45 जो मैंने डंडे से लिया अपने आरओ से, दूसरा मेरा वो फॉर्म 45 था जो मुझे जब सब कुछ खुल गया और बैग्स खुलना शुरू हो गए तो मेरी लीड बढ़नी हुई तो आरओ साहब मान गए। अब मैं वो आपको इंसाफ मिल गया ना सर, उनको नहीं मिला ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अब उनकी बारी है, कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जब आपने सब कुछ किया, हम डाका मारा हमारे मैंडेट पे, हमने कहा यार मिसाके मैशत कर लो, हमने कहा यार टेबल पे बैठ जाओ, हमने कहा यार कश्मीर के लिए बैठ जाओ, हमने कहा यार कोरोना के लिए बैठ जाओ, हमने कहा कौमी सलामती के लिए बैठ जाओ, हमने कहा फैटफ के लिए बैठ जाओ, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालना बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। ये टेम्परामेंट है जिसकी वजह से आज इमरान खान जेल में, ये टेम्परामेंट है जिसकी वजह से कोई आदमी वो किसी दूसरी जमात के वजूद को, उसके जो कारकुन है वो बर्दाश्त करने से इनकारी है।
اچھا وہ مانتی نہیں ہے کہ کسی دوسری جماعت میں کوئی وجود. ہاں مگر آپ حکومت تھے نا, آپ کر سکتے تھے نا. آپ دیکھیں نا رانجھا صاحب, یہ تو اگر ان کا رویہ نہیں تھا, بار بار کہتے آپ ان کو کہتے کہ بھئی آئیں بیٹھیں, آج بھی نہیں ہے ان کے رویے تو اب کیا آپ پابندی لگا دیں گے ان کے اوپر؟ ان کے رویے کی پیک آپ نے دیکھ لی, ان کے رویے کی پیک آپ نے دیکھ لی. انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے, انہوں نے 9 مئی کیا, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جہاں جہاں پر جا سکتے تھے انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا. کیا ایسے ملک کو آپ پاکستان کی باغ دوڑ دے سکتے ہیں جب وہ خود یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے نا رانجھا صاحب, یہ تو یہ آپ نے یا یہ سب لوگ تو نہیں کر سکتے. پاکستان کی عوام نے تو یہ جب عدم اعتماد ہوئی تھی تب بھی تو فیصلہ دیا تھا, تو اس وقت پاکستان کی عوام کے فیصلہ کو تسلیم کرتے. احمد اویس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا یہ بات تو درست ہے احمد اویس صاحب, ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب یہ بات تو دن نہیں دیکھنا پڑتا, یہ بات جو ہے یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے طور پر بیہیو نہیں کر رہی ہے, وہ ہر طریقہ استعمال کر رہی ہے کہ پولرائزیشن اور بڑے اداروں کو کمزور کرنا. یہ الزامات آپ کی جماعت پہ, اور یہ اب نہیں تو تاریخ میں آئے گا. کیوں پاکستان تحریک انصاف باقی سیاسی جماعتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے؟ سر دیکھیے بات یہ نہیں ہے, اور اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے اور حقائق کو سامنے رکھ کے ہوئے دیکھنا پڑے گا. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, پھر آپ دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے اور تجزیہ کریں گے تو وہ جائز ہوگا. ابھی انہوں نے بار بار جس بات پہ کہا کہ ان کا رویہ, کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ رویے کی بنیاد کے اوپر بین کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کا کنڈکٹ ہے, اس کے ایکشن ہیں, اس کا پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج ہے, پاکستان کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو سٹرونگ ایویڈنس کے اوپر جو سامنے موجود ہیں, یہ سارے جو ہیں آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے پیش نظر تب آپ یہ سامنے باتیں رکھیں. آپ ابھی تو پرسیپشن ہی کلیئر نہیں ہے ان لوگوں کا. آپ کسی کا دیکھ لیجئے, کسی کو پرسیپشن ہی کلیئر نہیں ہے کہ کن بنیاد کے اوپر کسی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے. تو کیا 9 مئی نہیں ہوا ہے؟ کیا 9 مئی نہیں ہوا سر؟ دیکھیے 9 نہیں ہوا, نہیں سنیے نا میری بات سنیے, 9 مئی ہوا, لیکن مئی کیسے ہوا؟ اگر یہاں پہ پاکستان کے ساتھ یہ نیشنلسٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا, ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو حکومت کر رہے تھے, جو حکومت کی سٹرنگ پل کر رہے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ جو تھی, اگر وہ پاکستان کے ساتھ بالکل نیشنلسٹ ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا تو وہ کہتے کہ ہاں ایک جوڈیشل انکوائری کراؤ تاکہ پتہ لگے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں, اور آپ تک سزا دے کے وہ سزا بھگت رہے ہوتے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی 6-7 سال گزر گیا ہے ابھی تک ٹرائی بھی نہیں ہوا کسی کا. سر عدالتیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, بھی اس کے اندر آڑے آئی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں کوئی آڑے نہیں آئی, وہ آپ کی جماعت کے لوگ تھے سر. نہیں سنیے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے نا یہی بات ہے, عدالتوں کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ 3 فیصلے جو جیل ٹرائل میں ہوئے ہیں وہ رات دن صبح شام ٹرائل کے لیے بیٹھے ہیں, وہ کیسا جلدی ہو گئے؟ دیکھیے نا کوئی تو بندہ ہے نا پیچھے جو کوئی فیصلہ جلدی کرانا چاہتا ہے, کسی کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے. جب ایسے حکومتیں چلیں گی تو آپ یہ نظام جو ہے نا, یہ حکومت چلے گا تو آئین, حکومت چلے گی, ملک چلے گا تو آئین کے اندر چلے گا. اگر فاشسٹ نظام لے کر آئیں گے, اگر ڈیسپوٹزم ریپلیسمنٹ ہوگی رول آف لا کی, تو پھر نظام خراب ہو جائے گا بالکل. اس کو بیٹھ کے سب, اور میگنانیمٹی جو ہے وہ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ تو ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا سر, ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آئے بات کریں, لیکن خان صاحب کہتے میں نے نہیں بات کرنی, میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. آپ ایک بات نہیں سنیے نا, میری بات سنیے, آپ یہاں سے دیکھ لیے. کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں بات کیجئے, کچھ دن بعد کہنے کہ یہ ہم ان کے اوپر بین لگا رہے ہیں. کیا آپ بتائیے ان کے بیک آف مائنڈ میں کیا تھا؟ یہ بات کرنے کے انداز ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ کیا یہ انداز ہے آگے بات چلانے کا؟ کہ آپ کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کرو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ پیچھے آپ کی بات جو چلاتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے تو آپ بات کریں گے. آپ نے ثابت کر دیا 2 دن کے بعد, آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ہم بین کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں فاشسٹ نظام اور کیسے کہتے ہیں. ایک بات سنیے, 3 آدمیوں نے 3 ہیڈ جو ہیں وہ مری میں بیٹھے, جس میں نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز, یہ 3 بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کو فاشسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, اناؤنس ہو جاتا ہے. کیا نظام بھی, کیا ملک کے ساتھ کیا
किस किस्म का खड़वार किया जा रहा है। तो कोई भी उसकी बड़ा पजीराई नुकसान नहीं होगा कर रहा है, मतलब ऐसा कोई भी पजीराई नहीं कर रहा, मगर नहीं कर रहा ना, आपकी तो जब हुकूमत थी उस वक्त टीएलपी नहीं कर रहा, पे लेकिन आपने नुकसान तो हो रहा है ना सर, उस वक्त टीएलपी पे आपने भी नुकसान तो हो रहा है ना। देखिए ना सोनिया, पाबंदी लगाना और बात है। अभी ये देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट थी जब ये इलेक्शन से पहले, अनवार काकड़ को कहाँ इख्तियार है, आप पूरा वो इलेक्शन लॉ के पढ़ लें, सेक्शन 230 जो उसको इख्तियार देता है, उसका सिर्फ इतना मैंडेट था कि वो उसने 90 डेज में इलेक्शन फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दिए। उसको किसने इख्तियार दिया था कि अफगान मुजाहिदीन को, वो जो बैठे हुए यहाँ महाजरीन, उनको छेड़ के एक नई मुसीबत गले डाल लो। अच्छा, आप रेशो आप निकाल के देखिए पिछले 10 साल की, एक बात सुनिए, पिछले 10 साल की एक बात सुनिए, मेरे पिछले 10 साल की रेशो निकालिए और उस ऑर्डर के बाद से अब तक पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं उनको निकाल के देखिए कितने ज्यादा हैं। एक बैठे हुए दुश्मन जहां इंडिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है और आपने उनको छेड़ के अपने सिर्फ मुसीबत डाल ली। अच्छा, मगर अब जैसे फैसलों की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं, लेकिन अभी जैसे एडहॉक जजेस का मुझे बताएं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है। मसलन अब ये एडहॉक जजेस का पहली दफा फैसला तो नहीं हुआ, ये तो मुख्तलिफ अदवार में होते रहे और कहा जा रहा है कि इतने केसेस हैं 54,000, हमने इनको सुनना है इसलिए हम लगा रहे हैं। एडहॉक जज तो फुल कोर्ट बैठ सकते हैं। 4 तो नहीं लगे ना, आप देखें पास में भी नहीं लगे, मगर सर वो फुल कोर्ट का हिस्सा भी तो नहीं बन सकते। वो क्या वो फुल कोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है। नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते। तो फिर क्यों इतना मुतनाज़ा उसको किया गया है सर? नहीं, मुतनाज़ा सवाल यह है कि जब आप जिस अंदाज में उसको एक मैटर को लेके आएंगे ना, कि आप एकदम जो है वो इससे पहले भी एडहॉक जजेस लगते रहे हैं, एक लग गया, 2 लग गए, कभी किसी हाई कोर्ट से किसी को एडहॉक जज लगा दिया, कभी किसी रिटायर्ड जज को लगा दिया। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन 4 आपका इतराज 4 पे है, लेकिन पीटीआई ये इतराज नहीं कर रही। अब देखे ना, अब जज भी उनसे पूछ के पीटीआई से लगाए जाएं। इस वक्त फैसले नहीं लगाए जाएं। देखिए मैं मुस्तफा साहब का पूछ मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लिए, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, ये तो उनका इतराज है ये, लेकिन असल मसला जो है ना, जो कोर इशू है, जो बहुत बड़ा इशू है, वो ये अनाउंसमेंट है जो ये उनको बैन करने की, पीटीआई को बैन करने की, और इसकी कोई पजीराई नहीं हुई है सर, इसकी कोई पजीराई नहीं है। ये आप खुशकिस्मत है, पीटीआई खुशकिस्मत है कि लोग जो हैं उनके लिए सच की बात करने वाले लोग हैं। अगर पीटीआई होती वो बिल्कुल किसी की बात ना सुनती। लेकिन इससे मुल्क डिस्टेबलाइज तो हो रहा है ना, आप ये देखिए। अच्छा, मैं सर मुस्तफा से पूछ लूं, एडहॉक जजेस का आपको क्या लगता है, क्यों अब ये फैसला पीटीआई करेगी कि एडहॉक जजेस लगने हैं कि नहीं लगने? वो फुल कोर्ट में नहीं बैठ सकते, कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में। आप भी ये समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये फैसला होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनको ख़त्म करने के लिए आपको मज़ीद एडहॉक जजेस बनाने चाहिए। लेकिन जो हालात और वाक़यात इस मुल्क में इस वक्त बरपा हैं, जब आप चीफ जस्टिस साहब ख़ुसूसन जब फुल कोर्ट में उनकी राय नहीं सुनी जाती और एक वाज़िया राय उनकी राय के ख़िलाफ़ होती है, और उस वक्त जब हम ये भी सुन चुके हों हुकूमती हलकों की जानिब से ऑन रिकॉर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो एक पैकेज है वो भी तैयार है, सिर्फ इस केस का इंतज़ार है, हमारे पास 2/3 आने तो दो, हमने वो अमेंडमेंट्स लेकर आनी है जिनके अंदर हमने सुना हुकूमती हलकों ने इसको कंफर्म भी किया कि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको हम 3 साल करने जा रहे हैं, जजेस की रोटेशन, एक हाई कोर्ट से जज उठाकर दूसरे सूबे में भेजना, ये चीज़ें भी हम करने जा रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है उसको भी ज़रा दोबारा से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए। तो फिर शकूक व शुबहात जब ये वाली इन्वायरमेंट बनी हो, उसमें जब आप फिर जजेस अपॉइंट करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे, और सवाल जो उठे हैं वो इसी एप्रीहेंशन की वजह से उठे हैं कि एक तरफ कहती है हुकूमत कि हमने एक जमात को बैन करना है। हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ये बैन करने का। हुकूमत के कानून के तहत आर्टिकल 17 के तहत भी और सेक्शन 212 जो है इलेक्शन एक्ट का रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट, और वो फैसला करेगी।
تو جہاں پر سپریم کورٹ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی جماعت کے بین ہونے کا یا نہیں ہونے کا، اور وہاں پر آپ پھر ججز اپوائنٹ کریں، اس کو ایک اصطلاح یہ بھی استعمال کی جاتی ہے کورٹ پیکنگ، تو پھر یہ کورٹ پیکنگ کے زمرے میں آئے گا. پھر لوگوں کے اپریہنشنز درست ہیں. اس وقت پولرائزیشن بہت بڑی ہوئی ہے، اور اس پولرائزیشن کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس پولرائزیشن کو ختم کریں. ختم کرنے کے لیے تمام فریقین، میں پھر کہہ رہا ہوں اسما بہن، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، تحریک انصاف کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو حکومت کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی سب کو پیچھے ہٹے گی. تحریک انصاف پھر کیا کریں گے؟ اور یہ ہوا ہے. دیکھیں راستہ نکل آئے گا. راستہ نکلتا ہے ساتھ بیٹھنے سے نکلتا ہے، اور ساتھ بیٹھنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. سر انوائرمنٹ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں، ان کو رہا کر دیا جائے، اور جتنے اور باقی لوگ ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے، یہ حکومت ختم کر دی جائے. نہیں، پولیٹیکل پریزنرز تو بلا شبہ رہا ہونے چاہیے. ٹھیک بات ہے. جو سیاسی ورکر ہیں، جو خواتین، اب مجھے بتائیں، میں وکیل ہوں لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے کے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور اتنا لمبا عرصہ کہ وہ جیلوں کے اندر گزار دیں. وہ ایک عدالت ضمانت دے، ایویڈنس کام ہے پولیس کا پروڈیوس کرنا، وہ پروڈیوس کر نہیں پاتی ایویڈنس، عدالتیں بیل دیتی ہیں، آپ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیں. یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ عدالتیں ریلیف پہ ریلیف بھی تو دیکھیں، ریلیف اب عدت والا آپ کیس بنا دیں اور پھر آپ سمجھیں کہ عدالت سزا دے. یہ تو خیر یہ نہیں، میں اس کے علاوہ بھی آپ کو کتنے کیس گنوا سکتا ہوں. وہ ٹھیک بات ہے، صحیح ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. قیمت عوام ادا کر رہے ہیں، دہشت گردی عروج پر ہے. ملک کے یہ دو بڑے سنگین اس وقت چیلنجز ہیں. سیکیورٹی چیلنج کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. ہمیں اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی افواج کے پیچھے روز وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اس وقت ایلوسیو ہے کنسنسس. مگر جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا، جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہے، یا کوئی ایک سمپتھی بھی ہے کہ افواج پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان کی دفاع کے لیے ہو رہے ہیں یا ان کی پروٹیکشن کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہ ایک انوائرمنٹ بالکل مختلف ہے. نہیں، اب دیکھیں نا اسما بہن، ساروں کے دل کے اندر یہ خیال ہے. کون اپنے، ہماری افواج ہے نا، ہماری اپنی افواج ہونا چاہیے. ہم ان کی سیاست کے اندر مداخلت کرنے سے اختلاف کرتے ہیں، کرتے رہیں گے بالکل، لیکن جہاں تک ملک کے دفاع اور ان کی شہادتیں ہیں، ہم وہ ان کو اون کرتے ہیں. جو کل جو بچے یہ سپاہی شہید ہوئے، جو کیپٹن ایک 24-25 سال اس کی نوجوان کی عمر، تو یہ ہمارے بچے ہیں. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں، اب یہ 2 دہائیوں سے اوپر ہو چکا ہے یہ سارا سلسلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا. 2013 کے بعد سے پچھلا جو سال گزرا وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور شہادتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی. بالکل بالکل. 2024 جو جا رہا ہے اس کے اندر بھی ٹرینڈ اپورڈز ہے. اس وقت ایک بہت بڑی تعداد افغانستان سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان آئی ہے. ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلہ اسی صورت میں ہوگا. کی صورتحال جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات ہیں اس وقت وہاں پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے. میں بنو میں آج جو اٹیک ہوا ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں، کہاں ہے مطلب فرنٹ لائن کی پولیس، کہاں پہ مطلب لوگوں کی ویلی اس طرح سے اگر نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ پولیس بھی بڑی قربانیاں دے رہی ہے، بڑی شہادتیں دے رہی ہے. ول بھی چاہیے نا. دیکھیں نا، وہ پولیٹیکل ول تو پوری قوم کو سوات آپریشن آپ کے سامنے، ٹھیک بات ہے، سوات آپریشن. اب حکومت بھی اگر یہ کہے کہ جی کہ ہم نے کسی کو اعتماد میں نہیں لینا، کسی سے بات نہیں کرنی، اگر پولیٹیکل پارٹیز کی، دیکھیں اب خیبر پختونخوا میں صرف تحریک انصاف تو نہیں ہے، وہاں پر جمعیت علماء اسلام بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے. ان سب کے تحفظات ہیں. اگر ان کے تحفظات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ پارلیمنٹ صاحب بالکل یہ اس وقت جو موقع تھا نا اس کے اوپر، اور پھر کہا بھی کہ آل پارٹیز ہم بلائیں گے، اور تحریک انصاف نے کہا ہم اس میں شریک ہوں گے. اتنی بڑی اپرچونٹی تھی، کیوں نہیں ان کو بٹھایا گیا، کیوں نہیں بلایا گیا، کیوں نہیں وہ انوائرمنٹ بنائی گئی کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں، جو مشترکات ہیں، جو سب کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. سر دیکھیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ 2 معاملات ہیں. ایک معاملات پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ یہ کام سوچے کہ ہم نے اگر معاملات کو سلجھانا ہے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ، ریاست، 9 مئی دیکھیں، 9 مئی کو یہ آج تک اس کو، میرے گھر پہ کسی نے حملہ کیا، آگ لگائی ہو، اور میرے پاس آ جائے جی اب میرے سے صلح کر لو، تو میں کہوں یار کچھ شرائط تو میری سن لو نا. وہ کہ شرائط بھی نہیں سنی، بس صلح کر لو. اس طرح کبھی صلح ہوئی ہے؟
किस जगह पे। लेकिन अगर सारा मोहल्ला आ जाए आपके पास तो आपको करनी पड़ेगी सर। इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो तहरीक इंसाफ की फेवर है। मैं तो अपने जुल्म मैं कहता हूं कि किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स जो है ना उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये मैं एक शख्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पूरा अदारा है, आपने उस पूरे अदारे पे और अदारे के अंदर बैठे हुए लोग जो है, मैं उनके जो DHA वाली ये बात की है, ये बात दुरुस्त कर रहे हैं मुस्तफा। और मैं खुद जानता हूँ रिटायर्ड अफसरान जो कि उस वक्त मौके पे भी मौजूद थे और ये सब कुछ कर रहे थे, उनके लिए भी अफसोस का मकाम है। लेकिन बात यह है कि इस सारी चीजों की तरफ छोड़ दें। अगर आप अपने रवैये में नरमी पैदा करेंगे, जो बात ये कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ अपने रवैये में नरमी पैदा कर ले। मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं जी इलेक्शन को हम नहीं मानते, ना माने, ट्राइब्यूनल से फैसले करा लेते हैं, ट्राइब्यूनल से बैठ के हुकूमत से बात कर ले, हुकूमत से कहें ठीक है जी हम जजेस तो कोई भी अपनी मर्जी के नहीं दे सकता, ना तहरीक इंसाफ के कहने पे उनकी मर्जी के जज लगाए जा सकते हैं, ना हुकूमत के कहने के ऊपर, ना ही किसी और मुतासरा फरीक के। चले जज अगर लगाने हैं तो लेट इट टू बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी फैसले करे, ट्राइब्यूनल में केस चले, तब तक पाकिस्तान को इस्तकामत की तरफ लेके जाएं, सड़कें ना पकड़ें, आग ना लगाएं, जलाओ गिराओ की सियासत छोड़ दें, नफरत अंगेज तकरीरें जो हैं और बच्चों के ज़हन में रियासत के खिलाफ जो नफरत पैदा करने वाली चीजें उनको छोड़ दें। ये इस तरीके से बात हो सकती है। लेकिन आज भी रवैया 2 मिनट मुझे दीजिएगा जरूर। जी अहमद वैसा मैं आपके पास आती हूँ। ये बात तो जो बाइडेन ने भी कही है कि नफरत अंगेज, तो ये सर वही बात है जो आपने खुद भी कही है कि पहले करने के थे। उस वक्त आपको किसने रोका था, मुझे ये बताइए। देखिए आपको किसने रोका था जब PDM हुकूमत में आ गई, अदम एतमाद हो गई, किसने रोका था आपको कि आप ये सारे फैसले ना लें? नहीं, आप मेरी बात नहीं फॉलो करें। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये गुजारिश की है कि आपने कहा ना कि हुकूमत लचक दिखाए हुकूमत की तरफ से, और PTI जो है उसका जो मैं रवैये पे बात कर रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को आगे ले जाने का मौका है उनके पास कि वो ये मामलात जो हैं वो ट्राइब्यूनल के सुपुर्द कर दें। ठीक है, ट्राइब्यूनल पे हुकूमत को इतराज है, उनको इतराज है, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर लगाएगा जजेस, वो कहते हैं कि नहीं ये जुडिशरी लगाएगी, इसके ऊपर बैठ के कमेटी बन जाए, उसमें बैठ के बात कर लें। अच्छा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हल ही तो सर, अब हल का ही तो मसला है। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये, मैं आपको अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर से इमरान खान साहब इस बात पे बड़े वाजे, उनकी जो है वो इस बात पे बड़े वाजे हैं, वो ना आप किसी की जुबान किसी के बारे में बात करेंगे, ना किसी मखसूस रियासती इदारे के सरबराह का नाम लेंगे और ना तनकीद करेंगे। ये अच्छी बात। ये नहीं कहेंगे मेरी बीवी को जहर दे रहा है, ये नहीं कहेंगे फलान कर दिया, ये इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। और अब इस चीज पे वो खत्म हो, ये बात अब नहीं आप सुनेंगे, मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी आपको बता, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गई ये बात, ये खबर दे रहे हैं आपके, मतलब अब वो ऐसी कोई बात ये बात जहां तक मेरा ये आपको आहिस्ता बात खत्म होती नजर आएगी। अच्छी बात है। क्या वजह क्या हुई? वजह मैं तो वैसे भी जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपके पास आती हूँ। क्या वजह हुई कि अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आर्मी चीफ के उनके बाकी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद बात नहीं करेंगे, क्या वजह बनी है कि वो फैसला कर बैठे हैं? ये इनको पता होगा। सुनिए जरा, मैं राजा साहब से पूछ रही हूँ, मैं पहले राजा साहब से पूछ लूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। राजा साहब देखिए, अब आप खुद ही बताएं ना, अगर हम मसाले कहानी में से निकाल दें और मुल्क को अगर हमने रेटिंग्स की दुनिया से बाहर लेके जाना है तो मेरे ख्याल से हकीकत पसंदाना होना चाहिए। लड़ाई, अब आपने एक बंदे के घर के को आग भी लगाई है, आग लगाने के बाद कह रहे कि वो मुझे पत्थर भी ना मारे, और अगर वो पत्थर मुझे मारता है तो मैं कहूंगा यार तुम बड़े ना हो, मैंने आग लगाई है और मैं आग लगाने के बाद भी कह रहा हूँ कि फिर भी तुम बुरे हो, तो कौन बुरा है? अकल और फहम क्या कहती है? वो बंदा जो बंदा आग लगाने गया, अब आग लगाओगे किसी घर को, पत्थर तो मारेगा। सर ये नफरत अंगेजी जो है ये एक वजह है जिसको अमेरिका जैसे मुल्क में भी महसूस किया जाए। सर ये मैं यही बात करने लगा हूं। देखिए, इस वक्त की जरूरत यह है, मैं बिल्कुल शॉर्टली बात करूंगा ताकि वक्त कम है जी, कि बगैर किसी वक्त के ये बैन लगाने वाली बातें खत्म की जाएं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिला तामुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, हुकूमती पार्टी इनिशिएट करे उसको,
उसमें ये PTI समेत तमाम लीडरशिप को बुलाया जाए उसके अंदर, और वहाँ कमिटमेंट की जाए कि तमाम सियासतदान ये कमिट करते हैं कि आइन से राइट लेफ्ट कभी नहीं होंगे, नंबर 1। और तमाम अदारों को कहा जाए कि अपने अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करो, क्योंकि हम अपने आर्म फोर्सेस को हीरोज की शक्ल में देखना चाहते हैं। ये जो नफरत की आग फैल गई है, ये इतना नुकसान है। ये तो खान साहब आएंगे सर, उनकी पार्टी, आपकी पार्टी को खान साहब कहेंगे कि वो जाएं अगर वो बुला लेते हैं? बिल्कुल आएगी। अच्छा, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक। और मैं ये कह रहा हूं कि फौज का वो इमेज बहाल किया जाए। देखिए इस वक्त एक आम आदमी भी जो है उसके दिल के अंदर जो एक नफरत पैदा हो गई, ये बड़ी तकलीफ दे है जी। ये मुनासिब बात है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा, ये काबिल अमल हल है। यही हल है, लास्ट मिनट सेकंड्स है, ये इसका हल है, यही हल है। हर प्रोग्राम में हम बैठकर यही बात करते हैं कि ये हल है, डायलॉग है, और हम डायलॉग पे बात खत्म करके आपस में कंसेंसस पैदा करके उठते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं ऐसा ही है आगे। तो हमारे जो सियासी कायदीन है, पार्टियों के सरबराहान है, थोड़ा सा उन्हें पाकिस्तान अपने बाहर निकलें, देखें पाकिस्तान आम पाकिस्तानी सख्त मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं, और सबको अपनी अपनी अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप